चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हम लोग बेसिकली जीसीसी वेट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जीसीसी वेट। अब क्या होता है जीसीसी वेट? तो सबसे पहले मुझे इसका फुल फॉर्म ढूंढना पड़ेगा कि जीसीसी का मतलब क्या होता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या होती है। अब लिखने की जरूरत नहीं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, समझो सिर्फ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मतलब ये होता है कि देखो, एक अगर आप इंटरनेशनल मैप देखोगे तो मैं यहां पर कुछ मैप आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस नक्शे को देखोगे तो आपको साफ तौर पर यहां पर आप देखिए कि ये जो ब्लू कलर में आपको चारों तरफ दिख रहा है, ये पूरा फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ। ठीक है, इसके बीच में ये जितने भी देश आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। सबसे बड़ा देश इसमें सऊदी अरेबिया है, जो ये आपको येलो कलर में नजर आ रहा है। चाहे वो यूएई हो, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, यमन हो, जॉर्डन हो। आप देखिए जितने भी देश हैं, इनकी कहीं ना कहीं बॉर्डर जो है इस पूरी खाड़ी के से लगती हुई है, और ये सब खारे पानी की खाड़ी है। मतलब गल्फ का अगर अपन सही मायने में तात्पर्य देखें, गल्फ का मतलब क्या होता है, आप इसको अगर इसका मतलब ढूंढोगे तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा देश या ऐसी बॉर्डर जो समुद्र के अंदर खारे पानी से जुड़ी हुई कोस्टल तट जो होती है उसको गल्फ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो बेसिकली कंट्रीज हैं, ये पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी से आसपास सिचुएटेड है, और कहीं ना कहीं इनकी कोस्टल लाइन जो है वो फारस की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो ये सारी कंट्रीज इसी वजह से गल्फ कंट्रीज कहलाती है। खाड़ी देश हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी देश कहते हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि जो गल्फ की अगर हम बात करें तो गल्फ देशों में कौन कौन से देश आते हैं और इन्हें खाड़ी देश क्यों कहते हैं, तो देखिए फारस की खाड़ी के सीमा पर स्थित है, इसलिए इन्हें खाड़ी देश कहते हैं। और 7 देशों को खाड़ी देश कहा जाता है या गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें बहरीन हो गया। बहरीन एक ऐसा कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है बहुत ही यूजफुल सिचुएशन है, मतलब बहुत अच्छी है। बहरीन जो है वो द्वीपों का समूह है, बेसिकली बहुत छोटे छोटे द्वीप मिलकर पूरा देश बनते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं यहाँ पर आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ये लगभग इस जगह पर सिचुएटेड है, सारे के सारे द्वीप। तो बहुत इसकी जो अगर अपन इंटरनेशनल प्रेजेंस देखें या खाड़ी देशों में इसकी प्रेजेंस देखें तो बहरीन की प्रेजेंस बहुत दमदार प्रेजेंस है। उसके अलावा कुवैत पूरे विश्व में सबसे महंगी करेंसी कुवैत की है। इकोनॉमिक पावर कुवैत के पास बहुत, हालांकि ज्यादा बड़ा देश नहीं है। कुवैत की सिचुएशन ये रही, समझ रहे हो? कहा जाता है कि भाई पैसा कमाना है तो कुवैत चले जाओ। बहुत भारतीय कुवैत में जाके पैसा कमाते हैं। भारत तो पाकिस्तानियों से भरा पड़ा है कुवैत। ठीक है, छोटा सा कंट्री है लेकिन इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है, याद रखिएगा, और बहुत ही स्ट्रांग मेंबर है जीसीसी के अंदर। तीसरा देश होता है इराक। हालांकि इराक एक वक्त ऐसा देश था, मैं आपको इराक की सिचुएशन बताता हूं। ये रहा इराक, आपने सद्दाम हुसैन का नाम जरूर सुना होगा। तो इराक एक ऐसी कंट्री है, ये इराक है पूरा। इराक इस पूरे 7 कंट्री में, 7 जीसीसी के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करता था।
और एक तरह से लीडर माना जाता था इन सारे देशों का, ठीक है। और ईरान के साथ इनके संबंध सारे देशों के अच्छे नहीं है। तो ऐसे केस में क्या था कि इराक इन सबको लीड करता था, लेकिन इराक में एक तानाशाह आया जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने लालची प्रवृत्ति का था। सद्दाम हुसैन ने क्या किया, कुवैत के ऊपर आक्रमण करके कुवैत को बंदी बना दिया। उसको लालच नजर आया कि कुवैत में तेल के भंडार बहुत है, तेल के कुएं बहुत है, और उसके बनिस्पत इराक में इतना रिसोर्सेज नहीं था। तो इराक ने क्या किया, कुवैत को, जब इन सब की आपस में अच्छी यारी दोस्ती थी, तब कुवैत के ऊपर आक्रमण करके कुवैत को क्या कर दिया, बंदी बना दिया। उसकी तानाशाही प्रवृत्ति से सारे देश क्या हो गए, उससे खफा हो गए, और इन सारे देशों ने मिलकर इराक के ऊपर आक्रमण किया और इराक को कुवैत से हटा दिया, भगा दिया। और आज की तारीख में इराक को जीसीसी की मेंबर लिस्ट से भी हटा दिया। यानी एक तरह से इराक को भी गल्फ कंट्री ही कहा जाता है, लेकिन जीसीसी का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इराक को हम क्रॉस मारते हैं। ओमान की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो ओमान बेसिकली, मस्कत आपने नाम सुना होगा, है ना। तो तेल के नेचुरल रिसोर्सेज ओमान में बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। गैस भंडार है, तो उसकी वजह से काफी पॉपुलर है ओमान भी। उसके अलावा कतर, आपने देखा ही होगा, कतर बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन माना जाता है कतर में। अभी रिसेंटली कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट वर्ल्ड कप। तो भले ही छोटा देश है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, अगर हम बात करें जीसीसी की बात करें, तो जीसीसी के सबसे स्ट्रांग मेंबर में कौन है, सऊदी अरेबिया। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी, और इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा है, जीडीपी के हिसाब से भी बड़ा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। तो जीसीसी के सारे मेंबर सदस्यों में सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर कौन है, सऊदी अरेबिया, याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, ठीक है। तो कई सारे एमिरेट्स को मिलकर ये यूएई बनता। दुबई और अबू धाबी, दो फेमस सिटी जो पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल पर, वो यूएई में ही है। यूएई की जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है, जहां से समुद्र के रास्ते से इन देशों तक जहाज आते हैं, उसका बिल्कुल एंट्री किनारा यूएई से होते निकलता है। इसलिए यूएई की सिचुएशन, ये अपन देख सकते हैं दुबई की जो सिचुएशन है वो किस जगह पर सिचुएटेड है बेसिकली। तो ये 7 देशों में से एक देश इराक को अपन क्रॉस कर दें। बाकी ये जो 6 कंट्रीज है, इन 6 कंट्रीज ने आपस में, चूंकि इनको पता है कि पूरा दुनिया जो है वो तेल का, कच्चे तेल का और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज इनके पास, सोने चांदी के रिसोर्सेज है इनके पास, तो पूरा वर्ल्ड इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए सारे लोगों ने आपस में मिलके एक यूनियन बनाई, एक काउंसिल बनाई, जिसमें ये सब एक दूसरे को मदद करते हैं। उसी को हम कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। और चूंकि ये गल्फ कंट्रीज है, इसीलिए इसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है। इसी का शॉर्ट नेम क्या होता है, जीसीसी होता है, याद रखिएगा। अब क्या था, आपने ये भी सुना होगा कि लोग विदेश इसलिए जाते हैं, और स्पेशली इन देशों में इसलिए जाते हैं कि उनका ये कहना है कि यार इन देशों की एक तो करेंसी काफी हाई है, सुपर रिच कंट्रीज है, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो भी सैलरी मिलेगी वो हम इंडिया के करेंसी के मुकाबले तो बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा एक कारण और होता है, जो ये इंटरनेशनल हब बने हैं। अगर आप 1981 का अगर दुबई का अगर आप मैप देखोगे, कंपेयर करोगे आज के दुबई के मुकाबले, तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान था। और आज दुबई विश्व में सबसे ज्यादा मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। वर्ल्ड लेवल के लोग सारे दुबई में जाके सिचुएटेड हुए, जबकि क्या है, रेगिस्तान में बनी हुई सिटी। उसके पीछे का कारण है वहां पर कोई टैक्स नहीं लगना। ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, यहां पर कोई टैक्स ही नहीं लगता है। तो लोग यहाँ जाते हैं कि यार ना तो इनकम टैक्स की झंझट मारी है, ना सेल टैक्स की झंझट मारी, कुछ नहीं, जाओ जितना मेहनत कर सको, जितना कमा सको कमाओ, टैक्स तो लगता नहीं है। फिर आपकी करेंसी उनकी करेंसी के मुकाबले बहुत कम है, समझ रहे हो। तो अगर हम कुवैत की बात करें तो लगभग 200 रुपए दिनार की रेट है इंडियन करेंसी के मुकाबले। तो उस केस में देखते हैं अभी आज की क्या रेट ऑफ, अगर हम बात करें तो जीसीसी में अगर हम इराक को हटा दें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात,
यूएई जीसीसी के मेंबर है, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के क्या है, मेंबर है। और आने वाले समय में इनकी मेंबर लिस्ट और बढ़ेगी। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ देश ऐसे हैं जो जीसीसी के मेंबर बनने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है ना। तो आने वाले टाइम में आपको वो भी देश, यहाँ पर जॉर्डन है, यमन है, ऐसी कंट्रीज भी जीसीसी के मेंबर बन सकती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे कि भाई एक सारा जो कंट्रीज है, जैसे कुवैत की जो करेंसी है वो दिनार है, तो जैसे दिनार एक्सचेंज रेट, आज की तारीख में दिनार की एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, 271 रुपए चल रही है। 8 मई की एक्सचेंज रेट है। एक कुवैतियन दिनार इक्वल टू कितना रुपया, 271 रुपए। अब आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया में कोई 271 रुपए कमाए और कुवैत में 1 रुपया कमाए, वहां का बराबर है। अब अगर किसी की आप सोचिए कुवैत में सैलरी अगर 5,000 कुवैतियन दिनार है, तो उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 271 से, तो वो कहाँ हमारे यहाँ का इनकम और वहां का इनकम कहाँ आपस में मैच करेगा, मुझे बताओ। इसीलिए लोग कमाने के लिए इन देशों में जाते हैं कि एक तो वहां का करेंसी का जो वैल्यू है वो ज्यादा है, दूसरा वहां टैक्सेस नहीं लगते। लेकिन अब हम वापस से आते हैं, तो अभी हमने देखा 8 मई की एक्सचेंज रेट कितनी, एक कुवैतियन दिनार इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज है, ठीक है, इनमें अब जैसे कुवैत की जो करेंसी है वो KWD कुवैतियन दिनार, ठीक है, इक्वल टू 271 रुपीज 1 KWD, ठीक है। और ये कितनी तारीख की, क्योंकि ये बदलती रहती है एवरी डे, 8 मई 2024 की। 2018 में सारे के सारे गल्फ कंट्रीज ने, अब देखिए इनके बीच में डिसीजन व्यापारिक, ये जो समझौता हुआ आपस में, जो काउंसिल बनी, वो व्यापार और लेन देन के लिए बनी, क्योंकि ये सारे के सारे देश जो है वो इंटरनेशनल हब है। क्योंकि ये सारे के सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो या तो इनके पास तेल के अथाह भंडार है, या फिर इनके पास नेचुरल गैस के अथाह भंडार है, या फिर ये सोना चांदी के लिए जाने जाते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जाने जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुके हैं, एजुकेशनल हब बन चुके हैं आज की तारीख में, और बड़े बड़े मेगा इवेंट करा रहे हैं। जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे मेगा इवेंट करा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल दृष्टिकोण से इन कंट्रीज का बहुत महत्व हो गया आज की तारीख में। तो बेसिकली ये सारे लोग मिलकर इन्होंने ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, बिजनेस डिसीजन लेते हैं, और उन्हीं बिजनेस डिसीजन में इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम लोग भी सेल टैक्स एप्लीकेबल करें। कौन सा टैक्स, सेल टैक्स एप्लीकेबल करें। तो सबसे पहले यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने सबसे पहले सेल टैक्स को एप्लीकेबल किया और वहां पर लागू हुआ वेट। फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई और सऊदी अरेबिया ने, इसे कहते हैं केएसए, वर्ष 2018 में 1 जनवरी 2018 से दोनों देशों ने वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल किया अपने कंट्रीज में, और बाकी देशों ने भी धीरे धीरे करके वेट की एप्लीकेबिलिटी की। इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 से, भारत में 2017 में जीएसटी लागू किया, लेकिन भारत में तो जीएसटी आने से पहले भी दूसरे टैक्स लगते थे। पहले वेट लगता था, उससे पहले सेल टैक्स लगते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, है ना, वेट और सीएसटी लगता था। 2005 से पहले सेल टैक्स लगते थे, लोकल सेल टैक्स लगते थे। तो भारत में तो कब से ही टैक्स लग रहे हैं, 1956 से ही भारत में सेल टैक्स एक्ट लागू हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू हो गया था। लेकिन इन देशों ने 2018 में, इनकम टैक्स तो यहां लगता नहीं, इन देशों ने 2018 में पहली बार क्या लागू किया, वेट लागू किया। और वेट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। और एक और बात बता देता हूं, इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में जैसे जीएसटी अगर आपको सीखना है तो जीएसटी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 28% वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, 18 वाले भी हैं, 12 वाले भी है, 5 वाले भी है, और एग्जेम्प्टेड भी है। इनकी एक ही कैटेगरी है, वेट लगता है 5%। क्या लगता है, अब हर चीज पे 5% ही लगेगा, यानी वेराइटी ऑफ टैक्स रेट नहीं है, एक ही रेट से टैक्स लगता है।
ध्यान देना। और जैसे हमने ये भी पढ़ा, आप में से मैक्सिमम लोग जीएसटी सीख चुके हैं, तो आपको ये भी पता है कि भारत में हर व्यापारी को जीएसटी में नहीं उतरना है। जिसका टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस है वही जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। जैसे 40 लाख से ऊपर अगर गुड्स का व्यापारी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। इनमें भी, इन देशों ने भी अपनी एक एग्जाम्पशन लिमिट सेट की, थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट सेट की कि किसी का अगर टर्नओवर इतनी लिमिट तक है तो ही वो जीएसटी में क्या, सॉरी, वेट में क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा और उसको वेट लेना देना पड़ेगा। ध्यान देना, ऑलमोस्ट वेट और जीएसटी का कॉन्सेप्ट सेम है। इवन मैं तो कह रहा हूं वेट ज्यादा आसान है, क्योंकि जो बंदा अगर इंडिया में जीएसटी पढ़ लिया उसके लिए तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक तो टैक्स रेटों का लफड़ा नहीं है, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता है ना। टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होंगे उस पर किस तरह से आउटपुट टैक्स लिया जाएगा, कैसे इनपुट क्लेम किया जाएगा, ये सब चीजें अपने को बहुत अच्छे से पता है। एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होती है, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, सारी चीजें बहुत क्लियर है। तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स के अंदर जिन जिन देशों ने वेट एप्लीकेबल कर दिया है वो किस तरीके से उनको वेट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है और कैसे वो वेट का लेन देन करते हैं और कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, इसका मैं आपको पूरा एक प्रोजेक्ट कराऊंगा और इवन टैली पे कराऊंगा ताकि आप आराम से कर सकें। और टैली भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने जीसीसी वेट को अपने अंदर इंप्लीमेंट करवा दिया। आप टैली पे पूरा का पूरा वेट की अकाउंटिंग कर सकते हो। इसीलिए इन देशों में जब आप जाते हो वहां पर आपको टैली सॉफ्टवेयर नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से टैली जीएसटी का पूरा कंप्लायंस कर सकता है वैसे टैली वेट का भी पूरा का पूरा कंप्लायंस कर सकता है, याद रखिए। ओके, सो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको कुछ मैप बता देता हूं। मैं वापस बता रहा हूं आपको, जीसीसी में टोटल 6 कंट्रीज हैं। सबसे पहले कुवैत, कुवैत ये रहा, बहरीन ये सारा द्वीप समूह है, ये कतर है, ये सऊदी अरेबिया आप देख सकते हैं कितना लार्जेस्ट कंट्री है, ये यूएई है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यूएई 5, ओमान है और ये 6। ये 6 देश अभी जीसीसी के सदस्य हैं। जॉर्डन भी शामिल होने के लिए अप्लाई कर चुका है, यमन भी शामिल होने के लिए अप्लाई कर चुका है। और एक देश और है जो हालांकि इनके आसपास नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है, वो कंट्री है मोरक्को, वो भी जीसीसी का सदस्य बनने के लिए अप्लाई कर चुका है। ये 3 देश है, जॉर्डन, यमन और मोरक्को, जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है इस काउंसिल की सदस्यता के लिए। याद रखिएगा, क्या भारत जीसीसी का मेंबर सदस्य है, तो अपने को आंसर इसका देना है नहीं। क्या इराक इसका मेंबर है? इराक हालांकि खाड़ी देश कहलाता जरूर है, गल्फ कंट्री कहलाता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि इराक के काम ही ऐसे थे कि इराक को इन्होंने अपने अंदर से हटा दिया। क्या ईरान इनका जीसीसी का सदस्य? बिल्कुल नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है जिनका इन सारे देशों से पंगा चलता रहता है, क्योंकि इन सारे देशों की जो कोस्टल लाइन है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो एक तरफ ये सारे देशों की कोस्टल लाइन आ रही है और एक तरफ ईरान का पूरा बॉर्डर लग रहा है, तो इनके बीच में हमेशा ही अनबन चलती रहती है, खींचातान चलती रहती है, जैसे भारत पाकिस्तान में चलती है ना, वैसे ही चलती रहती है। ओके, एक वक्त जब आया था जब इराक के साथ मिलकर ये सारे देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ध्यान देना। फिर एक वक्त ऐसा भी आया था कि इराक को कुवैत से हटाने के लिए सारे देश ईरान के पास गए थे कि आप हमें मदद करिए, इराक को यहां से खदेड़िए। लेकिन इराक इनके समूह में नहीं रहता है, ईरान अलग ही चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर हम बात करें तो ये जो समुद्र का जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। ये गल्फ ऑफ ओमान है और इनके बीच में ये जो यहां से जो एंट्री गेट है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुस। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। जो लड़ाई है वो इसी की है, इस एरिया की है, क्योंकि इस एरिया पे दावा करता है यूएई भी अपना दावा करता है और ईरान। तो ये यहां पर जंग छिड़ी रहती है, क्योंकि ये ईरान की यहां पर गतिविधियों की वजह से ये जो इन देशों का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो इसी वजह से इनके बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती है। बाकी ये अरेबियन गल्फ सी है पूरा का पूरा, ये रेड सी है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारा सिचुएशन, और इधर सारे ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज आ गए, सारे अफ्रीकन कंट्रीज आ गए।
और मैं आपको कुछ मैप बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैंने ये बताया एक आपको और बताता हूं कि ये सारे देशों के बीच में आपस में भी लेन देन होता है, और आपस में लेन देन के लिए इन सारे देशों ने अपने बीच में एक रेल नेटवर्क बना लिया है। जैसे ये रेल नेटवर्क कुवैत से शुरू होता है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया से होते हुए, बहरीन, कतर होते हुए, यूएई, अबू धाबी, दुबई वगैरह होते हुए, मस्कत वगैरह, ये ओमान में आकर ये यहाँ पर सालाला, ओमान का जो शहर है, यहाँ पर आकर ये यहाँ तक कनेक्टिविटी है। सारे देश आपस में रेल नेटवर्क से क्या है, कनेक्ट है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी वैसे तो मैं आपको इनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बता ही रहा हूं कि ये किस तरीके से आपस में सिचुएटेड है। ये यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सदस्य जीसीसी के मेंबर सदस्य है। तो जहां आपको ये गोला नजर आ रहा व्हाइट कलर का, याद रखिए, वो सारे के सारे मेंबर सदस्य है। तो आप यहां देख सकते हैं कुवैत, ये पूरा कुवैत, ये यहां बहरीन, ये पूरा कतर, ये पूरा सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये पूरा यूएई, और ये पूरा ओमान। ये 6 के 6 कंट्रीज जो है वो सदस्य है यूएई की, और आपको सॉरी जीसीसी की। आपको ये बता दूं कि इन 6 देशों में अगर जीडीपी के मामले में हम बात करें, समझ रहे हो किसके बारे में, जीडीपी की बात करें, तो सारे सदस्यों से आधी से ज्यादा जीडीपी जो है वो सऊदी अरेबिया की, याद रखिएगा, आधी से ज्यादा जीडीपी कहां की, सऊदी अरेबिया की। अगर मैं सारे देशों की जीडीपी को जोड़ दूं, उसका 50% से ज्यादा जीडीपी किसका है, अकेले सऊदी अरेबिया, इंग्लिश में कहते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी KSA। यानी आप ये देख सकते हैं कि जीसीसी के मेंबर सदस्यों की लिस्ट में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का कितना बड़ा रोल है। सबकी जीडीपी का आधे से ज्यादा जीडीपी अकेले किसका है, सऊदी अरेबिया का है। 735 बिलियन डॉलर की जीडीपी है। अगर हम बाकी की जीडीपी की बात करें तो कुवैत की 116 है बिलियन डॉलर, बहरीन की 36 बिलियन डॉलर, कतर की 155 बिलियन डॉलर, यूएई की 373 बिलियन डॉलर, यूएई उसका आधा मान लो आप, और ओमान की 65 बिलियन डॉलर। अगर इन सबको भी जोड़ें तो आपका इससे कम मिलेगा, यानी 50% से ज्यादा का स्टेक होल्डिंग अगर जीडीपी की बात करें तो किसका है, अकेले सऊदी अरेबिया का, याद रखिएगा, अकेले सऊदी अरेबिया का। अगर हम यहां पर पॉपुलेशन की भी बात करें तो आप देखिए यहां पर 34 मिलियन पॉपुलेशन है सऊदी अरेबिया की, 4 मिलियन पॉपुलेशन है आपकी कुवैत की, 1.7 मिलियन पॉपुलेशन बहरीन की, 2.9 मिलियन कतर की, 9.9 मिलियन यूएई की, और 5.1 मिलियन पॉपुलेशन है ओमान की। इन सबको भी जोड़ूं तो भी इतना नहीं होगा जितना सऊदी अरेबिया का। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इस पूरी ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी देखें तो सऊदी अरेबिया इन सब को मिलाकर भी बड़ा है, तो पॉपुलेशन में भी बड़ा है, जीडीपी में भी बड़ा है, और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। तो सऊदी अरेबिया का स्टेक होल्डिंग ज्यादा है, याद रखिएगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया के पास एक एडवांटेज है, बताओ क्या, आप में से कोई बता सकता है? आप देखो मैप आपके सामने, बताओ एडवांटेज क्या। दोनों तरफ उसका कोस्टल लाइन है। अगर इधर कोई वॉर छिड़ जाता है ईरान के साथ इनका, और मान लो यहां पर कोस्टल लाइन इफेक्ट करती है, तो सऊदी अरेबिया इधर के कोस्टल लाइन से भी व्यापार करता है, तो ये इसके लिए एडवांटेज। ये ब्लॉक हो जाएंगे, कुवैत ब्लॉक हो जाएगा, बहरीन ब्लॉक हो जाएगा, कतर ब्लॉक हो जाएगा, यूएई ब्लॉक हो जाएगा, ओमान नहीं होगा लेकिन, और सऊदी अरेबिया नहीं होगा। तो ये उसका एडवांटेज है बेसिकली। ओके, ये आंकड़े हालांकि 2020 के हैं। तो ये आपने देखा कि बेसिकली ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, आप यहां पर भी देख सकते हैं इनकी सिचुएशन, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये सारे गल्फ कंट्रीज हैं, और जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये सारा सी एरिया है। ये अरेबियन सी, ये पर्शियन गल्फ, ये रेड सी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम इसको प्रॉपर आंकड़ों के साथ गल्फ कंट्रीज के वेट को समझने की कोशिश करते हैं।
क्यों नाम दिया गया इसको डिप्लोमा इन जीसीसी वेट? क्योंकि अगर आपको, अब इसमें भी एक चीज है कि हर देश के नियम अलग होंगे। यूएई में कुछ रूल अलग होंगे क्योंकि वहां की करेंसी अलग है, वो देश ही अलग है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में रूल अलग होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वेट का सब में सेम है। कॉन्सेप्ट सब में सेम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम चर्चाएं करते आ रहे हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 6 मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में है। ऐसे 6 देशों के बीच में जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऑयल को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और पूरी दुनिया इन्हीं पर डिपेंड है ऑयल के मामले में। अगर ये 6 देश हाथ खींच ले और ऑयल की सप्लाई बंद कर दे तो आपके दूसरे देश एक दिन भी नहीं चल पाएंगे, समझ रहे हो? तो ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में एक ऐसा काउंसिल है, एक ऐसा क्या कहते हैं, आपस में ग्रुप है जो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए आपस में जुड़े। 1981 में इन्होंने ये काउंसिल का गठन किया। कब? ये वही टाइम था, अगर आप सद्दाम हुसैन का टाइम था। अगर आपको कभी भी समय मिले तो आप YouTube पे जाइएगा और थोड़ा सा सद्दाम हुसैन और इराक और कुवैत के युद्ध के बारे में कोई ना कोई वीडियो वहां पर डेफिनेटली दे रखा होगा, उसको पढ़िएगा। मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आपको बताता हूँ सद्दाम हुसैन का। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, उसने बना के डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा, पूरा देखिएगा, 17-18 मिनट का कुछ वीडियो हो बेसिकली। तो आपको वहां से ये स्पष्ट क्लियर होगा कि जो ये काउंसिल बनी वो कैसे बनी और कैसे इराक अलग हुआ, समझ रहे हो? इराक का पतन कैसे हुआ वो पूरे उस वीडियो में उसने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया। तो 1981 के टाइम पर ये सारे मेंबर्स ने इस काउंसिल का गठन किया इकोनॉमिक और साइंटिफिक और बिजनेस के कोऑपरेशन के लिए, समझ रहे? इकोनॉमिक, साइंटिफिक और बिजनेस कोऑपरेशन के लिए। आपको ये याद रखना जरूरी है कि जब कोई अलग अलग देश आपस में कोई ग्रुप बनाते हैं, जैसे भारत भी सार्क का मेंबर है, एशियान का मेंबर है, तो जब आप 8-10 देश, 10-15 देश आपस में, या जब अपन यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं जो 200 देशों का पूरा एक ग्रुप है, तो जब ऐसा कोई ना कोई काउंसिल बनता है तो उसका एक हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर जरूर होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जीसीसी का हेडक्वार्टर रियाद में। कहां पे? रियाद में। और रियाद किसकी कैपिटल है? सऊदी अरेबिया की, जो कि इस पूरे कोऑपरेशन काउंसिल का सबसे लार्जेस्ट मेंबर है। सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल। ऑब्वियस सी बात है, जो पावरफुल होगा वही राज करेगा और वहीं पर सारे डिसीजंस लिए जाएंगे और उसमें दबदबा भी होगा। जैसे ज्यादातर केसेस में अमेरिका का हर जगह दबदबा चलता है, तो यहां पर भी जीसीसी में सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सबसे पावरफुल कंट्री है और रियाद इसकी कैपिटल में जीसीसी का क्या है? हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम नक्शे देख रहे थे, चलिए रियाद की सिचुएशन देखते हैं। रियाद कहां पर सिचुएटेड है? ये रहा रियाद। यानी इस काउंसिल की जब भी कोई मीटिंग होगी, जब भी कोई मीटिंग होती होगी, या जो भी डिसीजन इससे संबंधित लिए जाते होंगे, इसी जगह से लिए जाते हैं, रियाद। ये सारे वो देश है जहां पर भारतीय बहुत हैं और पाकिस्तानीज भी बहुत हैं, भरे पड़े, कमाने के लिए जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, बहुत भरे पड़े। चाहे वो सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं, ठीक है, सऊदी अरेबिया मक्का मदीना के लिए भी जाना जाता है, इस्लामिक कंट्री है सारी, स्पेशली सऊदी अरेबिया। तो दुनिया भर के लोग वहां पर हज यात्रा करने जाते हैं। रियाद उसकी कैपिटल है, जो कि जीसीसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूएई लोग कमाने जाते हैं, कुवैत लोग कमाने जाते हैं, कतर लोग कमाने जा रहे हैं, एजुकेशन हब बन चुके हैं सब, अब लोग पढ़ने भी जाते हैं। ओमान गैस के भंडार है, ओमान जाना जाता है गैस के लिए, गैस भंडारों के लिए। कतर भी गैस भंडारों के लिए जाना जाता है ना।
तो ये जो काउंसिल है उसमें 6 कंट्री, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सारे देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 11 नवंबर 1981 को अबू धाबी के अंदर, जहां पर इन्होंने आपस में एक कॉपरेशन, गल्फ कॉपरेशन बनाने के बीच में एक समझौते पर इन्होंने आपस में क्या किया था, साइन किया था 11 नवंबर 1981। यानी बहुत पुराना है, कोई नया नवेला नहीं है। हमसे बहुत सारे लोग जब हम कोर्स को प्रमोट करते हैं तो पूछते हैं कि जीसीसी क्या है, यानी हिस्ट्री पर ज्यादा नजर नहीं है ना। तो थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए, ये आपस में देशों के समूह वगैरह ये सब अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जब ये जो देश है जिन्होंने आपस में इस एग्रीमेंट पे साइन किया और जो इस काउंसिल के सदस्य बने, इन्हीं को हम जीसीसी स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसीसी स्टेट्स। हालांकि ये सारी कंट्रीज है, लेकिन कहने में ये जीसीसी स्टेट्स कहलाती है, याद रखिएगा। ज्यादातर देखिए ये सारे देशों की अगर कॉमन चीजों पर बात करें तो इन सारे देशों में जो बेसिकली ज्यादातर धर्म जो है, ठीक है, वो इस्लाम है, यानी सारी की सारी इस्लामिक कंट्री है। अरेबियन कल्चर है सब में, और सारे के सारे जो देश है वो ओपेक के मेंबर हैं। ओपेक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये समूह है। ठीक है, सारे देश किसके मेंबर है? ओपेक के मेंबर है। ओपेक मेंबर्स कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, OPEC। ऐसे सारे देश जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं वो ओपेक के मेंबर होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, ओपेक। अगर आप यहां इन देशों के अलावा भी ओपेक में बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप देखिए 14 मेंबर कंट्रीज है ओपेक में। कितना है? 14 मेंबर कंट्रीज हैं। ये सारे के सारी आप देख सकते हो ओपेक के करंट मेंबर्स। इनमें आपको इन सब के नाम भी नजर आएंगे, इन 6 देशों के नाम भी नजर आएंगे। ठीक है, 6 नहीं तो 3-4 के नाम तो जरूर नजर आ जाएंगे। मतलब यहां पर बता रखा है कि एक ओपेक की मेंबरशिप तो इनके पास थी, लेकिन इनमें से कुछ मेंबर और कुछ देश ओपेक के मेंबर नहीं है जैसे, तो इन्होंने ये जो ग्रुप बनाया वो ओपेक की मेंबरशिप से हटके बनाया, आपस में याद रखिएगा। वैसे तो सारे दुनिया भर के पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का आपस में ग्रुप है ओपेक, लेकिन जीसीसी का जो ग्रुप है वो इन्होंने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बनाया, जहां पर इकोनॉमिक या साइंटिफिक या जिस भी तरीके के ये बेनिफिट्स आपस में मेंबर बन के ले सके। और चूंकि इनके बीच में ये जो एक समूह बना, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि सारी इस्लामिक कंट्रीज और अरेबियन कल्चर को फॉलो करती है, और इन सबका कहीं ना कहीं अगर किसी एक का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इफेक्ट होगा तो दूसरे का भी होगा। तो इसीलिए आपस में इन्होंने आपस में मिलकर समूह बनाया है। देखिए छोटे छोटे देश जो होते हैं उनको समूह में रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उनको कोई भी बड़े देश कभी भी। अब आप देखिए रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन और रशिया का वॉर। अब यूक्रेन एक छोटा सा देश है, अगर आज यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया के दूसरे देश खड़े नहीं होते, समझो यूक्रेन के साथ अमेरिका नहीं होता, यूक्रेन के साथ ब्रिटेन नहीं होता, सारी की सारी ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो नहीं होती, तो यूक्रेन को तो रशिया कब का ही क्या कर चुका होता, खत्म कर दिया होता। तो इस वजह से छोटे छोटे जो देश होते हैं वो तभी बचे रह सकते हैं और तभी वो डेवलप हो सकते हैं जब वो आपस में ग्रुप में रहे। इनकी मजबूरी है ग्रुप में रहना,
ताकि इनको कोई दबा नहीं सके, कोई अपने अंदर मिला नहीं सके, इन पे आक्रमण नहीं कर सके, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई इफेक्ट नहीं कर सके। तो यही कारण है यहां पर भी कि इन सारे देशों का आपस में यूनियन बनने का, कि किसी एक देश को कोई दूसरा देश आंख दिखाएगा तो वहां पर बाकी के 5 देश साथ में खड़े हैं, कोई किसी को दबा ही नहीं सकता। बहरीन एक छोटा सा द्वीपों का एक छोटा सा देश है, लेकिन क्या बहरीन के ऊपर कोई नजर डाल सकता है? नहीं डाल सकता, क्योंकि दूसरे देश साथ में खड़े है ना। ये आप ये सारे के सारे जो जीसी मेंबर स्टेट्स हैं उनको देख सकते हैं। अब इनमें सबसे छोटा बहरीन ही है, आप देखिए सबसे छोटा। और ये तो मैं अभी आपको बिल्कुल ऊपर से बता रहा हूं। जब आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, ओनली बहरीन का नक्शा देखोगे, आगे आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये देश कैसे हो सकता है, ये तो छोटे छोटे से टुकड़ों में छोटे छोटे से द्वीप है, बिल्कुल स्मॉल आइसलैंड या आयरलैंड से मिलकर बना हुआ ये देश है बहरीन। – 2001 में इन्होंने सुप्रीम काउंसिल बनाई और उन्होंने कुछ गोल सेट किए कि इन सब का कस्टम यूनियन बनाया जाए। 2003 में इनका एक कॉमन मार्केट बनाया जाए। 2007 में इनकी कॉमन करेंसी भी डेवलप की जाए 2010 में। हालांकि ये कॉमन करेंसी डेवलप हुई नहीं है, सबकी करेंसी अलग अलग है। साथ ही साथ में इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि ज्यादातर चीजों पर सिमिलर टाइप के रेगुलेशंस एस्टेब्लिश किए जाए, जैसे रिलीजन, जैसे फाइनेंस, जैसे ट्रेड, जैसे कस्टम, जैसे टूरिज्म, जैसे लेजिस्लेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में एक जैसा हो। ये सब इनके गोल थे, ठीक है। साइंटिफिक डेवलपमेंट किया जाए एक जैसा, टेक्निकल प्रोग्रेस हो, इंडस्ट्री की प्रोग्रेस हो, माइनिंग में प्रोग्रेस हो, एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस हो, वाटर और एनिमल रिसोर्सेज की प्रोग्रेस हो। इसके लिए इन्होंने इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स रखे कि ये सब चीजें एक जैसी हो और प्रोग्रेस हो सारे देशों में एक जैसी। जीसीसी वेट लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए, जीसीसी वेट की अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइंट वेंचर सेटिंग अप हो, ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश हो, इन सभी देशों की एक मिलिट्री हो, यूनिफाइड मिलिट्री हो। और इन्होंने मिलिट्री बनाई भी, मैं इसके बारे में आगे जिक्र करूंगा। पेनिनसुला शील्ड फोर्स एक मिलिट्री बनाई, जो जॉइंट मिलिट्री इन सारे देशों की, यानी अगर आप इनमें से किसी भी देश पर आक्रमण करते हैं तो ये जॉइंट मिलिट्री उसके प्रोटेक्शन में आगे आएगी। आपस में प्राइवेट सेक्टर में कोऑपरेशन हो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के देशों के लोग आपस में जुड़े, एक दूसरे के साथ कारोबार करें, एक दूसरे के देशों में आना जाना बहुत आसान हो। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में होता है ना, आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो वहां एक देश से दूसरे देश में वीजा नहीं लगता है, आपस में उनके बीच में ट्रेड भी होता है, आते जाते भी सब कुछ होता है। तो वैसा का वैसा ही ये इन्होंने इस तरीके का पिक्चर एस्टेब्लिश करने का इनका ऑब्जेक्टिव है। फैसिलिटीज है यहाँ, गल्फ वीजा बनती है। तो इसके बारे में अब पेनिनसुला शील्ड फोर्स क्या है और आगे और जिस के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है ना।